हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे के थ्रू से ये पेपर आया है। सीबीएसई का ये पेपर है और जो अभी कल एग्ज़ाम हुआ है, सेट 2 है ये। इसका सॉल्यूशन मुझसे मांगा गया है कि सर थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका बताइए, है ना। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी बच्चा है जिसको इसकी ज़रूरत है तो आप उसको शेयर करें और इसका सॉल्यूशन देखें सभी। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन दे रहा हूँ, चाहे वो चॉइस में हो या फिर आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देख के अपना स्कोर पता कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लॉट ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये वाले ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा ग्राफ होता है कि रूट सी और लेमडा एम का हम ग्राफ बनाते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। यस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो क्या होता है कि वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी टच नहीं कर रहा वाई एक्सिस को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो फिर इसको हम कैसे निकालें। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सजेस्ट अ वे एंड ऑल्सो रिलेट टेल द लॉ। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और जैसे मान लो आपको मोलर कंडक्टिविटी NaCl की निकालनी है, तो वो क्या हो जाता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट बिकम्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ऐसे मान लो MgCl2 की निकालनी है, तो MgCl2 में क्या हो जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस 2 और 2 Cl मिलेंगे तो इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Cl माइनस। तो ये आपको इसमें बताना था। सो लो आपने बता दिया, कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसके बाद है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको पता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड, ये है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता, तो क्योंकि आपको पता है ये COH जो है ये रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, और रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है तो ये COH ग्रुप उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड आपको फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेगा। और इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं AlCl3, जो ऑक्सीजन के साथ जाके स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा और फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। सो कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, दिस इज़ द एल्डिहाइड, और कीटोन ले लो, दिस इज़ द कीटोन। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, मतलब एल्डिहाइड में आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आसानी से कर देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आसानी से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड है, वाइल कीटोन में क्या है, CC बॉन्ड है, और CH बॉन्ड को तोड़ना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू CC बॉन्ड। इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो एल्डिहाइड में CH बॉन्ड जो होता है इसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट बोला इन्होंने, बेंजल्डिहाइड इज़ लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है COH, और ये हमारा प्रोपेनल मेथेथप्रो, ये प्रोपेनल। क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल जल्दी कहाँ अटैक करेगा, वहाँ अटैक करेगा जहाँ प्लस ज़्यादा होगा। अब देखो आप ध्यान से, एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पाए
सिग्मा पाई है, कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, है ना। तो ऐसे मैं बना देता हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए, आसानी से क्लियरली विजिबल हो जाए। बेंजोइक एसिड के केस में इन दोनों कार्बन को हमें कंपेयर करना है, जिस कार्बन पे प्लस ज़्यादा होगा उस पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो बेंजोइक एसिड के केस में इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं थ्रू रेजोनेंस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं थ्रू इंडक्टिव। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ जल्दी अटैक ना करने की बजाय यहाँ जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ मोर पॉजिटिव है। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रोपेनॉल पे जल्दी अटैक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ऐसा होता है, और ये ऑक्सीजन ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर CO माइनस और ये डबल बॉन्ड OH प्लस बन जाएगा, ठीक है। जिस वजह से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं बचता है यहाँ पे, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हमें नहीं देते हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, तो यहाँ ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये बेंजोइक एसिड है और ये मैंने क्या किया, इसकी 4th पोजीशन पे क्या लगा दिया, NO2। और NO2 पता है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -M-I से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, हेंस इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पुल हो जाएगा जब H+ निकलेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, स्टिल इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक ही कंडीशन है कि गिवन एलिमेंट के पास देयर शुड बी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए इन द ग्राउंड स्टेट, और इन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो वैसे तो ग्राउंड स्टेट में ये 4d10 होता है, बट सिल्वर का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, जिसमें ये 4d9 हो जाएगा। और 9 का मतलब क्या है कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। 6, 7, 8, 9, तो ये अनपेयर्ड रहेगा ना, हेंस इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट बोला है E0 की वैल्यू M+2 से M के लिए Mn और Zn की बहुत नेगेटिव होती है। तो ये भी बहुत ही ईजी हो गया। अभी आपको पता है Mn होता है 25, 3d5 4s2, तो +2 में ये 3d5 हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा और बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से इनकी वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है। ऐसे ही Zn होता है 3d10 4s2, और Zn+2 में ये 3d10 हो जाएगा। 3d10 का मतलब क्या हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। बहुत ही इजी पेपर अभी तक दिख रहा है यहाँ पे, जैसा CBSE का आता ही है पेपर। आई होप आपने बहुत अच्छे से आंसर यहाँ पर लिखे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है ये, दिस इज़ द ग्राफ, ΔH एटोमाइजेशन दिया इन्होंने विद द एटॉमिक नंबर, विच एलिमेंट इन द 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हुई हुई है, और मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोल रहा है 3D सीरीज़ में सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है, तो ये होता है जिंक की, क्योंकि जिंक के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट इज़ 3d10 4s2, सो इट हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वाई डू मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि नीचे जाने पे जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाती है।
वाई द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हाई, इसका भी सेम ही आंसर है बेटे, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बोला है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन आप बना के दिखाइए इफ़ डेल्टा नॉट इज़ लेस देन P। तो अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग होती है, और अगर डेल्टा नॉट कम होता है जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है तो पेयरिंग नहीं होती है। तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और EG में 1। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है NiCN4 2- स्क्वायर प्लेनर है मतलब DsP2 है, और NiCl4 टेट्राहेड्रल है मतलब sp3 है। ऐसा क्यों? ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो बहुत ही ईजी है, दोनों में ही निकल आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x - 4 = -2 x = +2, दोनों में ही निकल 3d8 है। बट पहले वाले में Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराने की वजह से इट विल बिकम DsP2, और दूसरे में क्लोरीन है जो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, हेंस इट विल बिकम sp3, हेंस इट विल बी टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। कितने आयंस बनेंगे अगर इसको सॉल्यूशन में डालें, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। इट विल गिव यू PtCl2 NH3 4 2+ एंड 2Cl-। तो 2 आयन ये हो गए, एक ही हो गया, तो टोटल 3 आयन मिलेंगे। नेक्स्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए इस कंपाउंड का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं आयरन की, x - 6 = -3 x = +3। तो आयरन होता है 3d6 4s2, तो +3 में हो जाएगा 3d5, और जितने भी हेलोजन है ये वीक फील्ड होते हैं, जैसे ऊपर क्लोरीन था, तो ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √5 × 5 + 2, तो म्यू आ जाएगा बेटे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट √35 Bm। तो 5.92 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। Bm इज़ बोर्स मैग्नेटॉन। एक क्वेश्चन इन्होंने नेमिंग का पूछ लिया, वो भी बहुत ही ईजी है। सो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, x + 5 × 0 ± 1, और 2Cl पे -2 आएगा तो स्फीयर पे आ जाएगा 2+, सो x = +3। तो नाम हो जाएगा 5 अमोनिया है यहाँ पे, है ना। ओके, सो दिस विल बी पेंटा अमीन, और क्लोरीन को लिख देंगे क्लोरिडो, कोबाल्ट को लिख देंगे कोबाल्ट, रोमन्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, और बाहर क्या है, क्लोराइड। बाहर कितने भी क्लोराइड हो उसको डाई नहीं लिखते हैं हम, सब रूल्स आपको पता होंगे। नेक्स्ट बोला है राइट द इक्वेशंस, है ना। अब ये इक्वेशंस आपको लिखनी है। ईथेन अमीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड होता है CH3COCl, और इथेन अमीन हो गया C2H5NH2। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा और इस Cl को निकाल देगा। बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है ये। तो C2H5NH2+ बनेगा, COCH3, बाद में ये H+ निकल जाएगा, यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन न्यूट्रल बन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5NH COCH3। तो क्या बन गया ये, N पे इथाइल लगा है और 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, तो N इथाइल इथेनामाइड बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाई एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ओहो हो, JEE नीट का बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन NCERT का। ये एनिलीन है, इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाता है, वाइट कलर का PPT मिल जाता है NH2, और यहाँ ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन 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 लग जाता है। सो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाता है, अलॉन्ग विथ 3 HBr बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है,
इस कंपाउंड का IUPAC बताइए। सो इट इज़ N, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2CH3 है, और यहाँ अगेन CH2CH3। इसमें क्या करते हैं हम, एक लॉन्गेस्ट चेन को तो पेरेंट चेन ले लेते हैं, बाकी दो को सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। सो N पे इथाइल है, N पे मिथाइल है, और 2 कार्बन के लिए लिख देंगे हम इथेनामीन, इथेनामीन। ठीक है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगेन दिस इज़ वेरी इजी रिएक्शन, इसमें आपको पता होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं हम, हमारे पास थैलेमाइड कुछ ऐसा रहता है CONH, फिर इसमें हम KOH डालते हैं, ये OH माइनस और ये H प्लस निकल जाता है, और यहाँ NK लग जाता है। ये तुमने कर दिया होगा सब, ये तुम NCERT से भी देख सकते हो। फिर इसमें हम RH डाल देते हैं, ये अटैक करता है, X को निकाल देता है, NR लग जाता है। फिर इसमें हम NaOH डाल देते हैं, वी गेट 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड, जिस डिग्रेडेशन, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। इसमें क्या था, RCONH2 अमाइड, ब्रोमीन डालते हैं हम और NaOH डालते हैं, तो ये CO गायब हो जाएगा, हमारे पास RNH2 बचता है, Na2CO3 बनता है, NaBr बनता है, और वाटर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट है इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट। तो इथाइल अमीन होता है CH3, है ना, और ये हो गया हमारा एनिलीन। अब एनिलीन में क्या देख रहे हैं हम कि दिस पार्ट इज बिग और यहाँ छोटा है, और ये R पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो जिसमें R पार्ट बड़ा होगा वो पानी में कम डिज़ोल्व होगा। वो तुम देख रहे हो यहाँ R पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए ये पानी में कम डिज़ोल्व होता है। नेक्स्ट, अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ मेटा प्रोडक्ट। तो तुमको पता है जो भी ग्रुप्स रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, है ना, जैसे +M से दे रहा है, वो उसको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बना देते हैं। पहले पार्ट का आंसर हो गया। बट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन, अब जैसे ही इसका आप नाइट्रेशन कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। और ये NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेटे वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, एंड इट विल गिव यू दी मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। अमीन्स बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने दिखाया था जब वो एसिटाइल क्लोराइड पर अटैक कर रहा था, अमीन्स के पास लोन पेयर है जिससे वो क्या कर सकता है, बिंदास अटैक कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम करते हैं। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो ये नाइट्रोबेंजीन है, इससे एनिलीन बनाना है, मतलब NO2 को NH2 बनाना है। रिडक्शन कर दो, FeNHCl डाल दो, 3NHCl डाल दो, कुछ भी डाल दो। नेक्स्ट क्या है, इथेनामाइड को मीथेनामीन बनाना है, मतलब एक कार्बन कम करना है, कर दो HBD, इथेनामाइड हो गया CH3CONH2, Br2NaOH डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, मीथेनामीन बन जाएगा, CH3NH2 हो गया एक कार्बन कम। फिर क्या है, इथेन नाइट्राइल को इथेनामीन बनाना है, इथेन नाइट्राइल हो गया CH3CN, और नाइट्राइल को CH3CH2NH2 बनाना है। तो नाइट्राइल को NH2 बनाता है, रिडक्शन करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, या फिर सोडियम इन इथेनॉल डाल दो, या फिर हाइड्रोजन इन निकल डाल दो, ये सब रिडक्शन कर देंगे। तो अभी तक तो पेपर बहुत ईजी चल रहा है आपका। एक कंपाउंड है C2H4O, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B C2H4O2, A अंडरगोज आइडोफॉर्म। तो मतलब ए कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन तो होना ही चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए, CH3COH। चेक करो ये C2H4O आ रहा है क्या,
हाँ, तो ये हमारा ए हो गया। ए कंपाउंड आइडोफॉर्म देता है, तो I2 NaOH डालने पे क्या देगा ये हमें पता है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, सो इट विल गिव अस CH3 which will be yellow in color. On reaction with HCN it forms C, और ऑक्सीडेशन पे क्या दे रहा है ये, ऑक्सीडेशन पे दे देगा आपको एसिड विच विल बी योर B, एंड HCN के साथ क्या दे देगा, साइनोहाइड्रिन बना लेगा, CN माइनस अटैक कर देगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3OH HNCN, ये बन जाएगा आपका C। इसमें H3O प्लस डालोगे तो एसिड बन जाएगा CH3C, ये H ये OH, और नीचे CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। तो आप अपना ABC इसमें से देख के बता सकते हो, ठीक है। इनमें से कौन कलरलेस है और क्यों, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, और अगर अनपेयर्ड नहीं है तो कलरलेस होगा। सो टाइटेनियम होता है 3D2 4s2, और +4 में चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्रोमियम होता है 3D5 4s1, ठीक है, +3 में क्या हो जाएगा, ये 3D3 हो जाएगा, अनपेयर्ड है तो इट विल शो कलर। वेनेडियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D3 4s2, +3 में 3D3 हो जाएगा, है ना, 3D2 सॉरी, तो 2 यहाँ से चलेगा, 1 यहाँ से, तो ये भी कलर शो कर देगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वाई Mn+2 इज़ मच मोर रेजिस्टेंट देन Fe+2 टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो ये भी बहुत ईजी है। सो Mn होता है 3D5 4s2, +2 में हो जाएगा 3D5, और Fe होता है 3D6 4s2, Fe+2 में हो जाएगा 3D6। ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये स्टेबल बनना चाहता है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो, ठीक है। सो स्टेबल होने की वजह से इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, बट ये ऑक्सीडेशन करा सकता है अपना, क्योंकि ये 3D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल इज शोन इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड स्टेट, तो ये तुमको पता ही है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, ठीक है। जिस भी मेटल के साथ आप इसको लगा दोगे उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और उस मेटल पे ऑक्सीडेशन रेट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट आपको नर्स इक्वेशन दे दी। नर्स इक्वेशन क्या थी, E सेल इक्वल टू E0 सेल -2.303 nRT -2.03 RT बाय NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये तो थी। यहाँ से E सेल निकाल लेते हैं, E0 सेल, ये होता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड वो बनेगा जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये आ गया 0.76 प्लस का, ये आ गया हमारे पास, पुट कर देते हैं, तो ई सेल हो जाएगा 0.76 माइनस, इस सबको सॉल्व करते हैं हम, तो आता है 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 का, लॉग प्रोडक्ट में ये जाएगा Zn+2, जब हम इक्वेशन लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.001, मतलब 10⁻³ और नीचे आ जाएगा कितना, 0.01 का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन आप बैलेंस कर ही लेते हो, इसको सॉल्व कर लो, 0.76 0.0591/2 लॉग, ये 10⁻³ है, इसको 10⁻² का स्क्वायर लिख दोगे, 10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा, बाकी लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग 10 1 होता है, तो अराउंड मैंने सॉल्व किया था 0.73 के आसपास आ रहा था। चेक कर सकते हो आप, ऊपर नीचे हो सकती हैं थोड़ी बहुत वैल्यूज़। नेक्स्ट log x/m और log p का ग्राफ दे रखा है, फ्रेंडली आइसोथर्म है ये, x/m इज इक्वल्स टू Kp⁴1/n, log ले लेंगे log k प्लस 1/n log p, so y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c इंटरसेप्ट आ गया log k और m आ गया 1/n, है ना।
सो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। फिर स्लोप पूछा है, स्लोप हो गया 1/n। और इंटरसेप्ट क्या बताता है, इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू दे रहा है हमें, log k की वैल्यू दे रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अपना। सेक्शन सी में एक ये बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सब बहुत इजी है, खुद ही बता दिया है। द वैल्यू ऑफ के राइजेज विद द टेम्परेचर, के बढ़ता है रेट बढ़ता है तो इसमें बोला है कि इसका रेट ये है, ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर क्या होता है, इन पावर्स का सम होता है। सो 4/2 2 आंसर आ गया। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर x होता है। और यहाँ पर बताया है टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ता है, तो अगर के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, सिंपल। व्हाट इज़ मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपने बता दिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ए चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर गैसेस। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो मैं दोनों न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है 0.693/K, तो K आ जाएगा 0.693/77.78। ये सॉल्व करके कुछ आता है 8.9 × 10⁻³ और क्या पूछ रहे हैं, इट इज़ 50% कम्प्लीटेड, कैलकुलेट द टाइम फॉर 30% कम्प्लीशन। सो टाइम हो जाएगा 2.303, के हमने यहाँ से निकाला। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लो, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 30% कम्प्लीट हो गई, तो बची 70 बची, नीचे 70 बचेगा। उसको सॉल्व कर लो, आंसर कुछ अराउंड 40 या 41 मिनट के आसपास आ जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल भी देख लो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट इतना, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये भी इजी है। 2.303/K log इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। तो 2.303 K कितना दिया है, 1 × 10⁻³ log 5 से 3 करना है, तो यह आ जाएगा 2.303 × 10⁻³ log, यह आ जाएगा log 5 भी दिया है, log 3 भी दिया है, बस ख़त्म हो गया। log 5 - log 3, 2.303 × 10⁻³, log 5 हो गया 0.69, 0.47। इसको सॉल्व करोगे अराउंड 444 सेकेंड के आसपास आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन CBSE के पेपर का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको सही सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू बच्चों, अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कितना ये समझ में आया।